हाँ, दोस्तों नमस्कार। यूपीएससी अचीवर्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम एक महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। आज के सेशन में हम भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध जो है उस विषय पर चर्चा करेंगे। उसके विषय उस दोनों के संबंध दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो कैसे आगे बढ़ा, चैलेंजेस क्या है और क्या-क्या सुझाव हो सकता है। इस सारे विषय को हम अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से समझेंगे और देखेंगे और सारे इश्यू को डील करेंगे। अभी ये चर्चा करने का सबसे महत्वपूर्ण रीज़न इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी 7 जनवरी 2024 को रिसेंट में ही इसी 7 तारीख को बांग्लादेश में चुनाव हुआ। तो बांग्लादेश में चुनाव हुआ तो उसमें शेख हसीना लगातार चौथी बार वो प्रधानमंत्री के तौर पर निर्वाचित हुई है और उनके पार्टी को बहुमत मिला है। हालाँकि उनका टोटल 5वाँ टर्म है ये, लेकिन लगातार चौथी बार वो जीती है प्रधानमंत्री के तौर पर। उनकी पार्टी सत्ता में आई है। 2009 से लगातार वो जीत रही है। ठीक है? तो इसी सारी इश्यू को समझेंगे। पहले हम बांग्लादेश की में जो चुनाव हुआ है, उस चुनाव में कौन-कौन से पार्टी फाइट में थी, किन दोनों के बीच में इलेक्शन हुआ, किस पार्टी को कितना सीट मिला, वोटर टर्नआउट कितना वहाँ पर रहा है, सारी बातों को पहले विश्लेषण करेंगे, देखेंगे, इश्यू को समझेंगे। फिर हम भारत और के लिए शेख हसीना का जो निर्वाचन हुआ है, जो प्रधानमंत्री बनी है, वो भारत के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। भारत के साथ बांग्लादेश के जो संबंध है, उसमें क्या-क्या इश्यू है, क्या-क्या समस्याएँ हैं, इस सब को देखेंगे। सारा कॉम्प्रिहेंसिव चर्चा करेंगे और हमारे मेंस के एग्ज़ाम के हिसाब से, यूपीएससी मेंस के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जीएस 2 में आयर एक टॉपिक ही है, एक सब्जेक्ट ही है, जहाँ पर भारत और पड़ोसी देश बांग्लादेश एक तो महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है ही और भी देश जितने भी कोई कंट्री कोई इश्यूज़ वगैरह सब न्यूज़ में रहती है, तो हमारे एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो थोड़ा हम भारत और बांग्लादेश के जो बीच जो फाइट हुआ, इलेक्शन हुआ सॉरी बांग्लादेश में जो इलेक्शन हुआ, उसके बीच देखते हैं इलेक्शन में क्या टर्नआउट वगैरह सब तो क्या-क्या इश्यू थे। ठीक है? मुख्य रूप से देखें तो बांग्लादेश में 2 ही मुख्य पार्टी है। पहला पार्टी है शेख हसीना। शेख हसीना की ये है आपकी शेख हसीना। शेख हसीना पहली पार्टी है शेख हसीना की अवामी लीग। अवामी लीग है, शेख हसीना की पार्टी। दूसरी पार्टी है खालिदा जिया। इनके पार्टी का नाम है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। तो इन्हीं 2 पार्टी के बीच मुख्यतः फाइट होता है हमेशा। जब से बांग्लादेश बना है, तो एक पार्टी शेख हसीना की है, एक पार्टी खालिदा जिया की, वो चीफ है खालिदा जिया उस पार्टी की, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और अवामी लीग। जैसे भारत में है कांग्रेस और बीजेपी, मुख्य फाइट इन्हीं दोनों के बीच रहता है। तो बांग्लादेश में ही 2 पार्टी है, एक पार्टी सत्ता में रहती है, तो एक पार्टी विपक्ष में रहती है। जब दूसरी पार्टी सत्ता में रहती है, तो ये जो अवामी लीग है, वो विपक्ष में रहती है। लेकिन क्या हो रहा है कि 2009 से लगातार शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री बनी हुई है और लगातार उनकी पार्टी को बहुमत मिल रहा है, लगातार पार्टी में जीत रही है। तो इस बार भी 2024 में भी जो इलेक्शन हुआ, तो उसमें भी शेख हसीना लगातार चौथी बार वो जीती है और टोटल उनका 5वाँ टर्म है ये प्रधानमंत्री के तौर पर। और खालिदा जिया जो अभी जेल में है, उनको क्या हुआ कि 2018 में लगभग 17 साल की कैद की सज़ा उनको कोर्ट ने सुनाया है, भ्रष्टाचार के एक आरोप है उन पर, उसके उसके संदर्भ में। तो वो जेल में ही थी, तो उन्होंने जेल में थी, तो वो जेल से ही कानून वो जो इलेक्शन हो रहा था, उसका बहिष्कार किया था। क्यों बहिष्कार किया था, हम उनको समझेंगे। पहले हम देखते हैं कि इलेक्शन हुआ तो उसका रिज़ल्ट वगैरह क्या रहा। टोटल बांग्लादेश में क्या है? बांग्लादेश में टोटल वहाँ का जो संसद है, लोकसभा है, उसमें टोटल 300 सीट पर इलेक्शन हुआ था। टोटल तो 300 सीट के लिए इलेक्शन हुआ था, जिसमें मेन कॉन्टेस्ट क्या था? पार्टी देखें तो अवामी लीग इसकी सर्वे सर्वा थी शेख हसीना। शेख हसीना सर्वे सर्वा है, ठीक है, अभी भी है। और दूसरी पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, सर्वे सर्वा है खालिदा जिया, जो कि अभी जेल में बंद है। सज़ा याफ्ता है, जेल में है, सज़ा उनको मिला हुआ है। लगभग 18 साल का 17 साल का सज़ा है। 2018 में ही वो जेल गई थी, अभी तक जेल में है, 17 साल जैसे ही पूरा होगा, तो वो वापिस आएगी। 300 सीट पर इलेक्शन हुआ और 300 सीट में देखें, तो अवामी लीग को लगभग 233 233 सीट मिला है। 233 सीट पर इनका जो पार्टी है, वो जीती है। तो पूर्ण बहुमत स्पष्ट तौर पर देखें 300 में लगभग-लगभग 151 बहुमत का स्कोर है इनको मिला है 233 तो लगभग अप्रत्याशित तौर पर इनका जीत हुआ है, उनका उनको विजय मिला है। तो वो फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर निर्वाचित हुई है, जीती है, तो प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेगी। लेकिन इस बार इसमें इस इलेक्शन में चिंता का विषय क्या है कि इस बार 2018 में जब इलेक्शन हुआ था, तो उसमें जो टोटल वोटर टर्नआउट थे लगभग-लगभग 80% था। मतलब लगभग-लगभग 80% मतदाता वहाँ पर मतदान किए थे।
लेकिन 2024 में क्या हुआ? 2024 में 2024 में लगभग-लगभग 40% ही वोटिंग टर्नआउट है। 40% ही क्यों? तो क्या हुआ ना कि जब से शेख हसीना वहाँ पर सरकार में आई है, प्रधानमंत्री के तौर पर निर्वाचित हुई है, तो जितने भी वहाँ के पार्टी है, सबका आरोप है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं होता है। सरकार उसमें लगातार हस्तक्षेप करती है और अपने हथकंडे अपनाती है और चुनाव के समय जो विपक्षी पार्टी के लीडर वगैरह होते हैं, उनको जेल में किसी सज़ा के आरोप में, भ्रष्टाचार के आरोप में समाज में कट्टरवाद या कोई आतंकवाद या कोई घटना आपराधिक घटना के आरोप में जेल भिजवा देती है। इस बार भी क्या हुआ कि चूँकि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जो सर्वेसर्वा है, खालिदा जिया, वो जेल में है। तो 18-17 साल की उनको सज़ा मिला हुआ है। तो वो जेल में थी, तो वो चुनाव का बहिष्कार इस बार किया था। और वो बोल रही थी कि चूँकि चुनाव निष्पक्ष नहीं होते हैं और ये प्रधानमंत्री शेख हसीना जब तक रहेगी और उनके कार्यकाल में अगर चुनाव होगा, तो चुनाव प्रभावित होगा। सरकार अपने हथकंडे अपनाएगी, सरकार अपने रिसोर्सेज़ का प्रयोग करके चुनाव को प्रभावित कर सकती है। तो उनका डिमांड था कि एक कार्यकारी सरकार बनाई जाए इसमें दोनों पार्टी से लीडर वगैरह सब दोनों पार्टी से वहाँ पे सरकार में शामिल हो। कार्यकारी वर्किंग गवर्नमेंट होगा उसके नेतृत्व उसके कार्यकाल में ये चुनाव हो ताकि निष्पक्ष तरीके से पार्टी फाइट कर सके। और जो भी रिजल्ट होगा उसको दोनों पार्टी वहाँ पे जितने भी पार्टी सभी उसको मानेगी। लेकिन शेख हसीना ने इसको डिनाई कर दिया। इस डिमांड को नहीं माना। उनको बोला वो बोलती है कि जब तक मेरा कार्यकाल है तब तक तो मैं प्रधानमंत्री रहूँगी ही। इलेक्शन के बाद जो जीतेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन अभी तब तक जब तक मैं प्रधानमंत्री हूँ तब तक मैं सत्ता क्यों छोड़ दूँगी? तो उन्होंने इस डिमांड को डिनाई कर दिया। इसी वजह से क्या हुआ कि जितने भी पार्टी विपक्ष के थे सबने चुनाव का बहिष्कार किया। सबने अपील किया कि चुनाव में वोट देने ना जाएँ। बांग्लादेश के जो आम नागरिक हैं वो सब चुनाव का बहिष्कार किया। सभी लोग नहीं किए लेकिन उसमें से जो भी लोग विपक्ष पार्टी के इन्फ्लुएंस में आए, जो भी विपक्ष पार्टी की जो डिमांड है उनको समझा तो उस लिहाज से उन्होंने चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया। इस वजह से 2024 में 40% ही वोटर टर्नआउट हुआ। 2018 में लगभग 80% वोटिंग टर्नआउट था। इसी कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ ना कि चूँकि वहाँ पर बड़े मात्रा पर विपक्ष की पार्टी को जेल भेज दिया जा रहा था, किसी अपराध में या किसी भी केस में फँसा दिया जा रहा था। ऐसा आरोप है विपक्षी पार्टी का, तो चुनाव वहाँ पर निष्पक्ष नहीं हो रहा था। तो यूएसए इसमें हस्तक्षेप किया और उसकी तरफ से बयानबाज़ी या बयान आया कि अगर बांग्लादेश में अलोकतांत्रिक पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो सरकार यूएसए की गवर्नमेंट बांग्लादेश पर प्रतिबंध लगाएगी, उस पर कुछ न कुछ कार्रवाई करेगी। तो यूएसए ने भी कंसर्न जताया था। तो ये काफ़ी बड़ा इश्यू हो जाता है। लेकिन अभी चुनाव हो गया, उसका रिज़ल्ट भी आ गया और रिज़ल्ट में ये देखा गया कि 300 सीट में लगभग 233 सीट शेख हसीना को मिला है। शेख हसीना जीती है। अब वो लगातार चौथी बार 2009 से प्रधानमंत्री है और 2023 में फिर जीती है अगले 5 साल के लिए। लगभग वो 2024 में है तो 29 तक वो प्रधानमंत्री फिर से रहेगी। 2009 से 29 तक लगभग 20 साल से वो प्रधानमंत्री तक बनी रहेगी। 1996 में वो पहली बार बनी थी। लगातार चौथी बार जीती है। टोटल उसका वो 5वाँ टर्म है प्रधानमंत्री के तौर पर शेख हसीना का। ठीक है? जैसे ही प्रधानमंत्री चुनाव वो प्रधानमंत्री के तौर पर निर्वाचित हुई, शेख हसीना जीती इलेक्शन का रिज़ल्ट आया, तो प्रधानमंत्री ने शेख हसीना को फ़ोन किया। वहाँ पे वो बात करते हैं प्रधानमंत्री और उनको बधाई देते हैं और वो ट्वीट भी माननीय प्रधानमंत्री ट्वीट भी करते हैं। लिखते हैं स्पोक टू प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना एंड कांग्रेचुलेटेड हर ऑन विक्ट्री ऑफ हिस्टोरिक 4th कंसेक्यूटिव टर्म। देख रहे हैं लगातार चौथी बार वो निर्वाचित हुई। टोटल उनका 5वां टर्म है। आगे लिखते हैं मोदी जी, वी आर कमिटेड टू फर्दर स्ट्रेंथन आवर एंड्योरिंग एंड पीपल सेंट्रिक पार्टिसिपेशन मतलब लोगों और लोगों के बीच जो आपसी संपर्क है, भागीदारी है, उसको बढ़ाकर हम और भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बना सकते हैं, सुधार सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है? तो महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जैसे ही मोदी जी ने उनको कांग्रेचुलेट किया, बधाई दिया 5वें टर्म पर जब वो निर्वाचित हुई, चौथी बार जीती है, शेख हसीना का भी बयान आता है। शेख हसीना क्या बोलती है कि हम भाग्यशाली है कि भारत जैसा भरोसेमंद हमारा दोस्त है। शेख हसीना लगातार परंपरागत रूप से ट्रेडिशनली देखा जाता है कि जो उनकी पार्टी है अवामी लीग, वो भारत समर्थक मानी जाती रही है। प्रो इंडियन मानी जाती है। और जब भी वो सत्ता में आती है तो भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध सुधर जाते हैं, काफ़ी अच्छी पोजीशन में आ जाती है। और जैसे ही अवामी लीग हारती है और खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सत्ता में आती है, तो वो प्रो चाइनीज़ मानी जाती है, चाइना के समर्थक मानी जाती है।
तो भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध स्वतः ही बिगड़ जाते हैं, अपने आप ही बिगड़ जाते हैं। जैसे ही वो पाँच चौथी बार जीती है शेख हसीना, तो मोदी जी उनको बधाई देते हैं। तो शेख हसीना भी भारत को धन्यवाद देती है और कहती है कि हम भाग्यशाली हैं, लकी है कि भारत जैसा देश हमारा पड़ोसी है। देखिए, तो यहाँ तक तो पूरा हम टाइमलाइन वगैरह सब न्यूज़ वगैरह सब देख लिए। कैसे किस वजह से ये इश्यू चर्चा में था, किस वजह से वो घटना आगे बढ़ा, इलेक्शन कैसे हुआ, इलेक्शन के क्या-क्या इश्यू थे, क्या-क्या उसमें एक तरह से सारे हथकंडे वगैरह सब अपनाए गए, सब चीज़ को हम समझ लिए। अब हम थोड़ा-सा बांग्लादेश के इतिहास को देखते हैं। अभी ये शेख हसीना जो मानी जाती है कि भारत के समर्थक है, वो परंपरागत रूप से है, शुरुआत से ही जब से बांग्लादेश बना है जब से अवामी लीग वहाँ पर एक तरह से कार्यरत है, तब से वो प्रो इंडियन ही माना जाता रहा है। तो इसके क्या कारण हैं? तो वो सारे रूट्स बांग्लादेश के निर्माण में हैं। तो हम उनको समझेंगे, बांग्लादेश के निर्माण को समझेंगे, बांग्लादेश के इतिहास को समझेंगे। देखिए, ये है हमारा पूरा इंडिया का मैप और नेबरिंग कंट्री, टोटल मैप है। इसी में हम देखते हैं, समझते हैं बांग्लादेश का इतिहास। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। लेकिन जैसे ही 1947 में आज़ाद हुआ, तो 2 देश बना। टू नेशन थ्योरी को भारत और पाकिस्तान अपनाया। समय अंग्रेज़ों ने टू नेशन थ्योरी दिया, तो भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी और उधर से मोहम्मद अली जिन्ना दोनों ने इसको सपोर्ट किया, अपनाया। तो टू नेशन थ्योरी की तरह 2 देश बना, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान बना। अब देखिए, ये तो हमारा प्यारा भारत, ये देख ही रहे हैं, ये हमारा प्यारा भारत है। ये हमारा प्यारा भारत हो गया और ये है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान। अब देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत का पूरा मेनलैंड यही था, लेकिन पाकिस्तान 2 पार्ट में था। पहला पार्ट ये था, ये वेस्ट में है तो इसको वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे और ये चूँकि पाकिस्तान का अगला हिस्सा बांग्लादेश था, ये दूसरा पार्ट था इसका। ये दूसरा पार्ट था, तो इसको हम बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान। अब देखिए, पाकिस्तान के 2 हिस्से, एक पहला पार्ट ये वेस्ट पाकिस्तान और ये दूसरा पार्ट था ईस्ट पाकिस्तान। दोनों मिला के पाकिस्तान बना। अब जब से ही पाकिस्तान बना तभी से विभाजन के बीज एक तरह से बो दिए गए थे। क्योंकि देखिए भौगोलिक तौर पर तो दोनों अलगाव है ही, कि पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में भारत का इतना बड़ा एरिया आ जाता है। तो भौगोलिक तौर पर काफ़ी अलगाव था, कनेक्टिविटी नहीं था। कल्चरली भी बहुत ही डिस्टेंस था, बहुत ही अलगाव था। क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान में जो है मुसलमान वहाँ पर रहते थे, मेजॉरिटी में जो मुसलमान वहाँ पर थे, वो उर्दू बोलने वाले लोग थे। ये इनका भाषा उर्दू था। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में जो लोग रहते थे, इनका जो मुसलमान रहते थे, इनकी भाषा बांग्ला थी। देख रहा है? ईस्ट पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला भाषी मुसलमान रहते थे और पश्चिम पाकिस्तान में उर्दू बोलने वाले मुसलमान रहते थे। तो एक तो भौगोलिक अलगाव था, दूसरा सांस्कृतिक तौर पर भी दोनों का कल्चर भी काफ़ी अलग था। तो ये समायोजित कैसे हो सकता था? दोनों एक तरह से कल्चरल डिफरेंस, भौगोलिक अलगाव है, तो कभी ईस्ट पाकिस्तान को लगा ही नहीं कि वो पाकिस्तान का एक अंग है। ठीक है? और जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन वगैरह सब होता था, तो एक तरह से वहाँ पर पूरा रिप्रेजेंटेशन ईस्ट पाकिस्तान को मिलता नहीं था। तो वहाँ पर एक तरह से इनको भौगोलिक अलगाव भी दिख रहा था, सांस्कृतिक अलगाव तो था ही, राजनीतिक तौर पर भी जो इनके अधिकार थे, जो इनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, वो नहीं मिल रहा था और उनको लग रहा था कि हम एक तरह से तानाशाही सरकार के नियंत्रण में हैं, अधिनायकवाद के नियंत्रण में हैं, जो सरकार बहुत दूर बैठी हुई है और वहाँ से हमको कंट्रोल कर रही है। तो धीरे-धीरे उनकी मानसिकता लगातार ये घर कर जा रही थी कि हम ठीक से वहाँ से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, ठीक से वो लोग हमको अपना नहीं समझ रहे हैं। तो सांस्कृतिक अलगाव था ही। इनके मन में एक तरह से विभाजन की बात लगातार चल रही थी शुरुआत से ही। इंटरेस्टिंग बात क्या होता है कि 1990 में पाकिस्तान में आम चुनाव होता है। अब आम चुनाव होता है, तो उस आम चुनाव में पाकिस्तान की ईस्ट पाकिस्तान की एक पार्टी थी, एक पार्टी है अवामी लीग, उस समय थी, अभी भी है अवामी लीग। उनके नेता थे मुजब्बिर रहमान। मुजब्बिर रहमान की पार्टी अवामी लीग बहुमत में आ जाती है और उनके सर्वेसर्वा नेता थे मुजब्बिर रहमान। तो कायदे से देखा जाए तो जो पार्टी बहुमत में आई है, उनके पार्टी के लीडर को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। लेकिन इस बात को वेस्ट पाकिस्तान नहीं मानता, डिनाई कर देता है और मुजब्बिर रहमान को प्रधानमंत्री बनने नहीं देता। बजाय उनको प्रधानमंत्री बनाने के बजाय उनको जेल में डाल देता है। तो एक तरह से काफ़ी, एक तरह से क्या बोलते हैं, तानाशाही रवैया वेस्ट पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान के प्रति दिखता है और काफ़ी उनको दबाने का प्रयास किया जाता है। तो बांग्लादेश में तीव्र विरोध होता है। यूएसए, रसिया वगैरह से, बहुत विभिन्न भारत जैसे देशों, सभी का प्रेशर होता है, तो वेस्ट पाकिस्तान किसी तरह से शब्बीर रहमान को वहाँ से जेल से छूटती है और जैसे ही वो जेल से छूटते हैं, तो आप
भारत वापस वो बांग्लादेश आते हैं और लगभग 26 मार्च को 26 मार्च 1971 को मुजब्बिर रहमान बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देते हैं, आज़ाद राष्ट्र घोषित कर देते हैं। इससे पाकिस्तान क्या होता है, बौखला जाता है। पाकिस्तान बौखला जाता है और उसी दिन पाकिस्तान ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च कर देता है। पाकिस्तान जैसे ही देखा कि बांग्लादेश को आज़ाद घोषित कर दिया है, मुजब्बिर रहमान आज़ाद घोषित कर देता है, तो उसी दिन वो ऑपरेशन सर्चलाइट घोषित करता है। ऑपरेशन सर्चलाइट। और ऑपरेशन सर्चलाइट का मकसद क्या था? मूल मकसद यही था कि पाकिस्तान की सेना यहाँ से जाएगी, वेस्ट पाकिस्तान की सेना यहाँ से जाएगी ईस्ट पाकिस्तान में, और वहाँ पर जो भी सरकार विरोधी, जो भी राष्ट्र विरोधी आवाज़ उठ रहा है, बांग्लादेश के सपोर्ट में जो भी बात उठ रहा है, उसको दबाने का प्रयास किया जाए, उसको रोकने का प्रयास किया जाए। ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत बहुत भारी मात्रा पे वहाँ पर मार-काट, बलात्कार वगैरह सब बहुत बड़ी तेज़ी मात्रा में वहाँ पर होता है। बहुत लार्ज स्केल पर आदमी को मारा जाता है, शोषित किया जाता है, पीड़ित वहाँ पर चोटिल पहुँचाया जाता है उसको। तो इस चीज़ को देखकर बांग्लादेश काफ़ी वहाँ पर एक तरह से खौफनाक दृश्य वहाँ बनता है। बांग्लादेश के लोग काफ़ी तीव्र विरोध भी करते हैं इसका, और इसी बीच बांग्लादेश भारत से अपील करता है कि आप हमारी मदद करें। तो इंदिरा गांधी साहब, उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो प्रधानमंत्री के लेवल पे मीटिंग होते हैं। सभी अधिकारी लोग वहाँ पे बैठते हैं, तो इंदिरा प्रधानमंत्री की तरफ से भी वहाँ पर जो एक्सपर्ट वगैरह है, वो सबका सुझाव होता है कि हमको हस्तक्षेप करना चाहिए बांग्लादेश के सपोर्ट में, ताकि बांग्लादेश में जो हो रहे अत्याचार है, किसी तरह रोका जा सके और मानवाधिकार की सुरक्षा की जा सके। लेकिन उस समय हमारे फील्ड मार्शल थे सैम मानेकशॉ, अभी उन पर फ़िल्म भी आई है, विकी कौशल की फ़िल्म है, आप लोग ज़रूर देखिए। बहुत ही अच्छा फ़िल्म बनाया है उन्होंने। अब उस फ़िल्म में सैम मानेकशॉ के बिल्कुल जो उनके उत्साह है, जो उनका शौर्य है, वीरता है, सबको दिखाया है। किस तरह से वो डिसीज़न लेते हैं, लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, सबको उसमें दिखाया है। तो ज़रूर देखिए वो फ़िल्म। हाँ। तो हम विषय पे आते हैं। तो उस समय फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ थे। सैम मानेकशॉ ने हमारे प्रधानमंत्री को वहाँ पे इनपुट देते हैं कि अभी हमारी सेना तैयार नहीं है पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान में घुसने के लिए। हमको थोड़ा वेट एंड वॉच की पॉलिसी देखनी चाहिए, अपनानी चाहिए। तब तक हम अपना तैयारी भी कर लेंगे। और वो इनपुट देते हैं कि हम दिसंबर में ईस्ट पाकिस्तान में घुसेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। इसी बीच क्या होता है, तो दिसंबर तक भारत वेट करता है और ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत ईस्ट पाकिस्तान में लगातार मारकाट, दमन, लोगों को शोषित, पीड़ित, उनको जेल में लार्ज स्केल पर डालने का प्रयास करती है। इसी तरह से ईस्ट पाकिस्तान में जो आवाज़ उठ रहा था कि हमको आज़ादी चाहिए, सबको दबाने का प्रयास किया जाता है। इसी बीच क्या होता है कि 6 दिसंबर को 6 दिसंबर 1971 को भारत भी बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र का मान्यता दे देता है, प्रदान कर देता है। और इससे पाकिस्तान और बौखला जाता है और वो बड़ी मात्रा में वहाँ मारकाट शुरू कर देता है। तो भारत क्या करता है, अब दिसंबर आ गया है, दिसंबर में प्लानिंग ही था कि हम किसी तरह वहाँ पे चढ़ाई करेंगे, कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में भारतीय सेना बांग्लादेश घुसती है। वहाँ पर जो बांग्लादेश में एक्टिव, जो एक तरह से मुजब्बिर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश की जो लोकल पीपल थे, उनकी एक संगठन था, मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी के जो लड़के थे, उनको ट्रेनिंग वगैरह भी भारतीय सेना ने दिया हुआ था। तो मुक्ति वाहिनी गुरिल्ला युद्ध पद्धति, छापामार युद्ध पद्धति को अपनाकर पाकिस्तान की सेना के खिलाफ जमकर काफ़ी तगड़ा प्रतिरोध दर्ज कराती है और भारत भी उसको सपोर्ट करती है। भारत भी आर्म्स एंड एम्यूनेशन वगैरह सब सपोर्ट देता है, हथियार देता है। इसका परिणाम क्या हुआ? केवल 14 दिन के अंदर ही 14 दिन के अंदर ही 16 अक्टूबर को, केवल 14 दिन के अंदर ही 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर देती है और लगभग 93,000 सैनिक सहित 93,000 सैनिक सहित भारत के सामने आत्मसमर्पण प्रदान करता है, आत्मसमर्पण कर देती है। तो ये भारत का बहुत बड़ा विजय हो गया। बहुत बहुत क्योंकि भारत सपोर्ट करता है, तो उस समय भारत के सपोर्ट से बांग्लादेश, पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी कड़ा प्रतिरोध दर्ज कराता है और लगभग 93,000 सैनिक जो एक्टिवली वहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत या किसी भी एजेंडा या मिशन के तहत वहाँ काम कर रहे थे, बांग्लादेश में दमन का प्रयास कर रहे थे, उसको जो आवाज़ उठ रही थी, आवाज़ को उसको दबाने का प्रयास कर रहे थे, तो उस सब के खिलाफ बांग्लादेश की जीत होती है। मुक्ति वाहिनी काफ़ी कड़ा प्रतिरोध दर्ज कराती है। तो इस तरह से बांग्लादेश वहाँ पर बनता है। और 1971 में उनको आज़ादी या स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा मिलता है और पाकिस्तान भी इस दर्जा को देता है, मान्यता प्रदान करता है बांग्लादेश को। इस तरह दोस्त बना।
इसीलिए इस तरह से बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बनता है। अब देख रहे हैं भारत बांग्लादेश के निर्माण के समय से ही मुजीबुर रहमान का सपोर्टर था और अवामी लीग को सपोर्ट करती रही है भारत। उसी मुजीबुर रहमान की बेटी है शेख हसीना और उन्हीं की पार्टी अभी सत्ता में है अवामी लीग। इसलिए शेख हसीना परंपरागत रूप से हमेशा शुरुआत से ही भारत का सपोर्टर रही है क्योंकि भारत ने बनने जब बांग्लादेश बना तब से लगातार न केवल बांग्लादेश को सपोर्ट किया बल्कि अवामी लीग को भी लगातार सपोर्ट करता रहा प्रयास करता रहा। ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब तो ये तो हमारा पूरा इशू हो गया, हमने बांग्लादेश के बनने का इतिहास को समझ लिया। अभी जो इलेक्शन हुआ उसमें किस पार्टी को ज़्यादा बहुमत मिला, किसको ज़्यादा सीट मिला, इलेक्शन में क्या-क्या इशू थे, क्या-क्या वहाँ पर आरोप लगाए गए मुख्य विपक्षी पार्टी की तरफ से। अमेरिका ने इस इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में क्या बातें कही, सारे इशू को समझ लिए, सारे टाइमलाइन को हम देख। अब हम थोड़ा मैप देखते हैं, बांग्लादेश के लोकेशन को देखते हैं क्योंकि हमारा एग्जाम में प्रीलिम्स में ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोई भी देश अगर न्यूज़ में है, तो उससे क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके लोकेशन के क्वेश्चन पूछ सकता है। और नॉर्थ ईस्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट भारत यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। बांग्लादेश के साथ सीमा वगैरह भी टच करती रही है नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स वगैरह है, तो उस लिहाज से हम देखते हैं। देखिए पहले तो ये देखिए कि ये पूरा आपका इंडिया है, इधर जितना है सब इंडिया है। या येलो लाइन पर, येलो कलर में जो भी दिख रहा है वो इंडिया दिख रहा है, का भी एक्सटेंशन पार्ट है ये, इंडिया है। और ये जो है आपका ये बांग्लादेश, ग्रीन कलर में जो दिख रहा है वो बांग्लादेश है। तो भारत के ठीक बगल में है बांग्लादेश, बीच में पड़ा हुआ है। अब हम थोड़ा सा लोकेशन देख लेते हैं इसका। ये तो हो गया, मैप देख लिए। अब हम देखते हैं कि कौन सा जो स्टेट है, कौन सा स्टेट भारत का नॉर्थ ईस्ट में या इधर ईस्ट में बांग्लादेश के साथ सीमा टच करती है। उस सारे स्टेट को देखेंगे हम। देखिए क्या है, बांग्लादेश जो है ये आपका ग्रीन कलर में जो है वो बांग्लादेश है ऐसे। अब देखिए बांग्लादेश से एक स्टेट टच करती है वेस्ट बंगाल, यहाँ पर ये सीमा करते हैं। कहाँ तक टच कर रहा, यहाँ से। उसके बाद ये जो सीमा है वो असम का है। देखिए एक स्टेट हो गया, बांग्लादेश के साथ सीमा टच करने वाला पहला स्टेट है वेस्ट बंगाल इधर। इधर कौन है, ये दूसरा स्टेट है असम। अब इसके बाद यहाँ सीमा खत्म हो जा रहा है। तीसरा स्टेट है मेघालय। मेघालय भी सीमा टच करती है बांग्लादेश के साथ। यहाँ तक सीमा है उसका मेघालय का। उसके बाद ये स्टार्ट हो जाता है और ये कौन है, ये असम है। असम यहाँ भी टच किया, यहाँ भी टच किया, तो दूसरा तो हम लिख ही दिए हैं। चौथा स्टार्ट हो जाता है त्रिपुरा, ये है त्रिपुरा। चौथा स्टेट जो बांग्लादेश के साथ सीमा टच करती है वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा यहाँ तक ऐसे से टच किया। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मिजोरम, यह है पांचवा पांचवा स्टेट है। ठीक है, यहाँ तक खत्म। इसके बाद ये म्यांमार, बर्मा बर्मा शुरू हो जाता है, तो बर्मा तो दूसरा कंट्री है। तो टोटल 5 स्टेट है भारत का जो बांग्लादेश के साथ सीमा टच करती है। पहला कौन है, बांग्लादेश। दूसरा है सॉरी वेस्ट बंगाल। पहला वेस्ट बंगाल, दूसरा है असम, तीसरा है मेघालय, चौथा है त्रिपुरा और पांचवा है मिजोरम। अब क्वेश्चन पूछ सकता है, 5 स्टेट है, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब क्वेश्चन पूछ सकता है हमारे एग्जाम में कि नॉर्थ ईस्ट के कौन सा स्टेट ऐसा है जो बांग्लादेश के साथ सीमा टच नहीं करती है। तो हम उसको भी देख लेते हैं क्योंकि जोर उसी पर रहता है। तो थोड़ा एक्सेप्शन होता है, जो आपको लगता है कि ये तो टच करता ही होगा, तो यूपीएससी उसको नहीं पूछती है। जो नहीं टच करता, जो थोड़ा-सा जिसमें डाउट क्रिएट होता है ना, वो ऑप्शन में दे देती है और बच्चों को चौंका देती है। हमें थोड़ा चौकन्ना रहना चाहिए, मैप को हमेशा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, ताकि हमको एग्ज़ैक्ट लोकेशन, एग्ज़ैक्ट स्टेट वगैरह सब ध्यान में रहे। अभी हम देख लिए कि कौन से स्टेट सीमा टच करती है बांग्लादेश के साथ, टोटल 5 स्टेट है। अब हम देखते हैं कौन सा स्टेट नहीं टच करते हैं। देखिए, ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के साथ भूटान का सीमा टच हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश यहाँ पर है। तो अरुणाचल प्रदेश और बांग्लादेश के बीच कोई कनेक्शन नहीं है, कोई सीमा आपस में संपर्क में नहीं है। एक तो अरुणाचल प्रदेश सीमा टच नहीं करती है। दूसरा स्टेट है नागालैंड। देखिए नागालैंड आपका इतना है, यहाँ पर। नागालैंड यहाँ पर, बांग्लादेश यहाँ पर है। तो इसके और इसके बीच में कोई सीमा टच नहीं हो रहा है। दूसरा है नागालैंड के साथ कोई टच नहीं है। तीसरा स्टेट है मणिपुर। मणिपुर है आपका ऐसे और बांग्लादेश है आपका यहाँ पर। तो मणिपुर और बांग्लादेश के बीच भी कोई लिंक, कोई संपर्क नहीं है। तो टोटल 3 स्टेट ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं लगाती है। नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूँ। तो पहला कौन है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। आप इसको कोड में ऐसे याद रख सकते हैं, मैन। मैन याद रख सकते हैं कि मैन के नाम से कोड बनेगा कि मैन स्टेट
बांग्लादेश के साथ सीमा टच नहीं करती है। तो मैन में क्या आ सकता है? मणिपुर, अरुणाचल और नागालैंड। मणिपुर, अरुणाचल, नागालैंड। मैन कोड याद रखिए। मैन कोड मतलब मैन स्टेट्स जो है वो और बांग्लादेश के साथ सीमा टच नहीं करती है। नॉर्थ ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है। ठीक है। अब देखिए, क्योंकि भारत भारत और जो नॉर्थ ईस्ट है, भारत जो मेल एंड इंडिया है, मेल एंड इंडिया किसको बोलते हैं? तो मेल एंड इंडिया जो नीचे था, ये पूरा बांग्लादेश, ये पूरा क्या है? मेल एंड इंडिया है। और ये है आपका बांग्लादेश, और ये है आपका नॉर्थ ईस्ट। तो देखिए, भारत का मेनलैंड और नॉर्थ ईस्ट और भारत के बीच जो संपर्क है, जो रास्ता है, यही है। देख रहे हैं, इतना पतला रास्ता है। और इसको बोला जाता है चिकन नेक। चिकन नेक, चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोलते हैं। तो इसीलिए ये हमेशा ये विवाद में रहा, हमें विवाद में रहा है, हमेशा ये चर्चा रहा, उठाता रहा है। और जो भी भारत के जो भी अगेंस्ट में, जो भारत के नहीं चाहता कि भारत में स्टेबिलिटी रहे, भारत यूनिटी रहे, भारत में भारत के सभी लोग एक साथ जुट के काम करते रहे। तो वो लोग, जो भी विभाजनकारी शक्ति है, वो हमेशा इस प्रयास में रहती है कि हम चिकन नेक को किसी तरह ब्लॉक करके या कट करके मेनलैंड भारत को अलग कर सकते हैं और नॉर्थ ईस्ट को अलग कर सकते हैं। ठीक है। इसीलिए काफ़ी स्ट्रेटजिक दृष्टि से देखें, सामरिक दृष्टि से देखें और भारत के आंतरिक सुरक्षा, कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट के साथ देखें, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये चिकन नेक। चिकन नेक इसलिए कि मुर्गी की गर्दन की तरह ये दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको चिकन नेक कहा जाता है। ठीक है। विषय को हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं, अब हमने बांग्लादेश के पूरे इतिहास को समझ लिया। चुनाव में क्या-क्या पक्ष थे, विपक्ष थे, क्या-क्या इश्यूज़ थे, सारे इश्यूज़ को समझ लिए। अब हम थोड़ा देखते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो संबंध है, संबंध में क्या-क्या चुनौती है, क्या-क्या चैलेंजेज़ हैं, क्या-क्या समस्याएँ हैं। और न केवल समस्या देखेंगे, बल्कि उन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या-क्या सुझाव हो सकते हैं, क्या-क्या उपाय हो सकते हैं, क्या-क्या समाधान के बिंदु हो सकते हैं, जिस पर दोनों देश अगर अमल करें, तो भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को हम आसानी से सुलझा सकते हैं। सारे पॉइंट्स को हम अपने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से समझेंगे, एनालिसिस करेंगे, देखेंगे, फिर उसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है? देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो है भारत और बांग्लादेश के बीच समस्या का, वो है सीमा पार नदी जल का बँटवारा। सीमा पार नदी जल का बँटवारा। देखिए, लगभग 54 भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 54 रिवर एक-दूसरे को टच में है। भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 54 रिवर जो ऐसे हैं, जो भारत और बांग्लादेश के साथ लगातार बहती है। भारत भारत के साथ भी और बांग्लादेश के साथ से वो बहती रही है। 54 रिवर है। उस 54 में लगभग-लगभग विवाद मूलतः जो है वो 2 रिवर को लेके है। वो है तीस्ता रिवर और दूसरा है आपका फेनी रिवर। तीस्ता रिवर, दूसरा है फेनी रिवर। तीस्ता रिवर और फेनी रिवर को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच लगातार विवाद उठता रहा है और चर्चा का बिंदु रहा है। तीस्ता रिवर के कॉन्टेक्स्ट में तो ये लगातार बात उठता रहा। बांग्लादेश का डिमांड ये है, इस तीस्ता रिवर के जो भी पानी है ना, जो भी जल है, उसका बँटवारा हम 50-50 के हिसाब से करते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल इस पर आपत्ति दर्ज कराता रहा है और लगातार वो डिमांड करता रहा कि नहीं, हम इस तरह से जल का बँटवारा नहीं कर सकते। भारत का डिमांड है कि हम 58 और 42 का रेशियो रखते हैं। तीस्ता रिवर के संपर्क में क्या बोलता? बांग्लादेश 50-50, 50% पानी आप रखिए, 50% पानी हम रखेंगे। लेकिन भारत इस चीज़ को डिनाई करता है और भारत बोलता है कि 58 और 42 का रेशियो रखते हैं। तो 58 प्रतिशत पानी तीस्ता रिवर का हम यूज़ करेंगे और 42% पानी जल तीस्ता रिवर का आप यूज़ करिए। लेकिन बांग्लादेश इस पर सहमत नहीं है। ये काफ़ी इमोशनल इश्यू हो जाता है। लगातार इस पर बातचीत भी होती रही है, लेकिन अभी भी समझौता किसी बिंदु पर सहमति नहीं बन पाया है। दूसरा रिवर है फेनी रिवर। फेनी रिवर के जल को लेकर भी लगातार विवाद की स्थिति है। किस तरह से फ़ॉर्मूला बनाया जाए? कैसे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं पानी को? इसमें भी इसके बाद इस वजह से भी पॉइंट पे भी सहमति नहीं बन पाया है। तो लगातार बैठक चल रहा है और जब तक ये इश्यू आगे नहीं सुलझेगा, तब तक ये सहमति का बिंदु नहीं बनेगा। भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध के बीच एक महत्वपूर्ण खाई का काम करेगा, महत्वपूर्ण विवाद या महत्वपूर्ण समस्या खड़ा करता रहेगा। इसको जितना जल्दी सुलझाएँगे उतना अच्छा रहेगा। और मैंने बताया ना कि टोटल 54 रिवर ऐसे हैं, जो भारत और बांग्लादेश दोनों देशों से वो बहती है। ठीक है? अगला बिंदु है समस्या का, ये तो पहला हम समझ लिए, सीमा पार नदी जल बँटवारा का इश्यू है। दूसरा पॉइंट है समस्या का अवैध प्रवासन। अवैध प्रवासन, जो इलीगल इमिग्रेशन होता है बांग्लादेश से भारत की ओर, वो भी भारत और बांग्लादेश के बीच समस्या का सबसे महत्वपूर्ण कारण हो जाता है। ऐसा माना जाता है आंकड़े के तौर पर कि 20 मिलियन बांग्लादेशी अवैध रूप से इंडिया में रहते हैं और भारत की विभिन्न जगह पर प्रवास करते हैं। वो एक महत्वपूर्ण समस्या बन जाता है, महत्वपूर्ण इशू हो जाता है, अवैध प्रवासी। जैसे देखिए,
अब चूँकि अब 20 मिलियन अवैध प्रवासी भारत से बांग्लादेश से आके भारत में निवास करते हैं और वो बिल्कुल अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से रहते हैं। ना उनके पास सर्टिफ़िकेट्स हैं, ना उनके पास कोई कागज़ात वगैरह सब है, जो ज़रूरी कागज़ात होते हैं ताकि उसको डाटा या रिकॉर्ड में उनको रखा जा सके और आकलन किया जा सके। तो डाटा रिकॉर्ड में नहीं रहते हैं, तो यहाँ पर आपराधिक गतिविधि को अंजाम देते हैं। जो लोकल रिसोर्सेज़ है, उसमें उनका एक तरह से हिस्सा जाता है। तो लोकल रिसोर्सेज़ का एक तरह से डिवेस्टिंग होता है। खपत होता है। तो जो लोकल पीपल है, उसको लग रहा है कि हमारा हिस्सा खत्म हो रहा है, हमारे हिस्से को मार रहा है। तो इसीलिए वो विवाद उठता है कि बांग्लादेश को हम जो अवैध प्रवासी बांग्लादेश इंडिया में रहते हैं, उसको वापस बांग्लादेश भेज दिया जाए। और बांग्लादेश क्या कहती है कि ये लोग अगर हमारे देश में आ जाएँगे, फिर हमारे लिए भी समस्या खड़ी हो सकता है। तो उन जो अवैध प्रवासी है, अवैध प्रवासी को वापस लेने के मुद्दे पर भारत और बांग्लादेश के बीच सहमति नहीं बन पाया है। इसलिए भारत में लगातार ऐसे सुर उठते रहे कि बांग्लादेशीज़ गो बैक। नारा उठता रहा। असम में बहुत बड़ा हिस्सा बांग्लादेश का जो अवैध प्रवासी है वहाँ पर रहते हैं और बांग्लादेश को हटाने के लिए वहाँ वापस बांग्लादेश में भेजने के लिए भारत सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाई थी, एनआरसी लाई थी, एनआरसी लाई थी। नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजनशिप सीएई सिटीजन अमेंडमेंट बिल, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजनशिप दोनों लाया था। और इस दोनों इशू पर भी भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद हो गया था क्योंकि बांग्लादेश को लग रहा था कि अगर नागरिकता अधिनियम संशोधन अगर भारत लाती है, नागरिकता संशोधन अधिनियम लाती है, तो अगर उस कानून के तहत क्या होगा कि सभी लोगों को नागरिकता तो नहीं मिलेगा। जिन लोगों को नागरिकता नहीं मिलेगा उसको वापस बांग्लादेश भेजना होगा। तो बांग्लादेश भेजेंगे तो बांग्लादेश के लिए समस्या खड़ी हो सकता है क्योंकि इतने सारे लोगों को बांग्लादेश कैसे अपने देश में रखेगा। इसी चीज़ को लेकर विवाद बढ़ गया था, काफ़ी विवाद हो रहा है और लगातार जब ये पॉइंट्स उठता रहा है तो बांग्लादेश एक तरह से चिंता प्रकट करता रहा है कि हमारे लिए समस्या हो सकता है। तो ये दूसरा वजह है अवैध प्रवासी। देख रहे हैं? बांग्लादेशीज़ गो बैक लगातार ये सब माँग उठता रहा है कि बांग्लादेश को भारत से बाहर कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए। सरकार के साथ लगातार माँग भी कर रहा है। देख रहे हैं? वी सपोर्ट ये भी। ये भी मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो कोरोना काल में बहुत तेजी से उस टाइम चर्चा में था कि इस नागरिकता संशोधन अधिनियम अगर सरकार लाती है तो जो इलीगल लोग यहाँ पर रह रहे हैं उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा क्योंकि इलीगली उनको नागरिकता नहीं मिल सकता क्योंकि जरूरी कागजात नहीं है। तो इस तरह से नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप भी भारत लाया था इसी मकसद से ताकि जो अवैध प्रवासी है वो भारत से बाहर किया जा सके। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा तीसरा पॉइंट जो है विवाद का भारत और बांग्लादेश के बीच, वह है रोहिंग्या का मामला। रोहिंग्या का मामला है, रोहिंग्या मुसलमान। अब क्या हुआ कि रोहिंग्या मुसलमान परंपरागत रूप से देखा जाए, जैसे ये है कि म्यांमार भी रोहिंग्या को नहीं मानता अपना। रोहिंग्या मुसलमान का इश्यू, रोहिंग्या मुसलमान लगभग 40 लाख रोहिंग्या मुसलमान भारत में रहते हैं। और रोहिंग्या है कहाँ से? तो रोहिंग्या जो है म्यांमार के मूल निवासी माने जाते हैं। हुआ क्या कि 1982 में म्यांमार सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिक दर्जा खत्म कर दिया। 1982 में एक कानून के तहत म्यांमार की सरकार ने जो वहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान रहते थे, उनकी नागरिकता की दर्जा को खत्म कर दिया, नागरिकता छीन लिया। तो इन लोगों को एक तरह से भय की स्थिति पनपा इन लोगों में। इन लोगों को डर लगा कि अगर हमको यहाँ पर नागरिकता नहीं मिलेगा, तो फिर हम जाएँगे कैसे? रहेंगे कैसे? खाएँगे-पिएँगे कैसे? जो भी सरकारी अधिकार राइट्स वगैरह सब हमको नहीं मिल सकता है। तो इनको अपने जीवन में खतरा महसूस हुआ और काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ से लोग पलायन करने लगे। और पलायन करने के बाद क्या हुआ देख रहे हैं, जैसे ये बर्मा है, यही म्यांमार है, रोहिंग्या के मूल निवासी यहीं के माने जाते हैं, ये स्टेट। और पलायन यहाँ से जितने भी रोहिंग्या मुसलमान थे, ज़्यादातर मात्रा में लगभग-लगभग 2 करोड़ रोहिंग्या मुसलमान यहाँ से पलायन करके कुछ तो बांग्लादेश में घुस गए, मिज़ोरम में, मणिपुर में, कुछ इसी रूट से आते हुए इधर मेनलैंड इंडिया में प्रवेश करने लगे। ठीक है? ये महत्वपूर्ण इश्यू बन जाता है भारत और बांग्लादेश के बीच। लगभग 40 लाख जब एनआरसी लाया गया था, तो उसमें आंकड़ा दिखा कि लगभग 40 लाख रोहिंग्या मुसलमान अवैध तरीके से भारत में के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं। और वो चूँकि अवैध तरीके से रहते हैं, तो भारत के सिक्योरिटी के लिए काफ़ी थ्रेट्स हो जाता है। लोकल जो वहाँ पर रिसोर्सेज़ है, उसके खत्म होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं कि लोकल लेवल पर आप ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहे हैं। वहाँ पर जो भी आपराधिक गतिविधि है, उसमें उनकी संलिप्तता दिखाई पड़ती है। तो इस तरह से भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए और रहन-सहन के लिहाज से भी काफ़ी समस्या खड़ा करता है रोहिंग्या मुसलमान। चूँकि भारत एनआरसी लाया, तो एनआरसी के तहत सभी रोहिंग्या मुसलमानों को भारत से बाहर कर दिया जाएगा। बांग्लादेश को ये डर है कि रोहिंग्या मुसलमान कहीं फिर से प्रवासित होके बांग्लादेश में ना प्रवेश करने लगे और अगर 40 लाख में से भी अगर 20 लाख भी रोहिंग्या मुसलमान वापस बांग्लादेश जाते हैं,
बांग्लादेश की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच समस्या का महत्वपूर्ण कारण है। अगला पॉइंट हो जाता है, भारत और बांग्लादेश की समस्या के बीच जो मूल समस्या पैदा करता है, वो है नशीली दवाओं की तस्करी। ठीक है? नस्ली दवाओं की तस्करी। क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच जो बॉर्डर है ना, वो बहुत ही छिद्रिल है। छिद्रिल मतलब बहुत ही ओपन बॉर्डर है और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है। तो आसानी से भारत और बांग्लादेश के बीच क्या हो जाता है, उस बॉर्डर पे नशीली पदार्थ, जो मादक पदार्थ है, जो द्रव्य पदार्थ है, उनका तस्करी होता है। न केवल नशीली पदार्थों का, बल्कि आदमियों सबका भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव व्यापार वगैरह सब भी होता है। छोटे-छोटे बच्चे को किडनैप करके या कहीं से उठा के एक दूसरे कंट्री में बेचा जाता है, वहाँ पर। फिर महत्वपूर्ण जानवर वगैरह सबका भी अवैध तस्करी वगैरह होता है। यहाँ से उठा के वहाँ पर कर दिया जाता है, वहाँ से उठा के यहाँ कर दिया जाता है। जिसकी जैसी नीड है, तो इस तरह से होता है। वो इलीगल नहीं, बल्कि इलीगल तौर पे होता है। तो ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच समस्या का महत्वपूर्ण दोनों देशों के संबंधों के बीच समस्या का महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। नस्ली दवाओं का अवैध तस्करी, ठीक है? अगला पॉइंट है, ये तो हो गया। अगला पॉइंट जो बनता है भारत और बांग्लादेश के बीच समस्या का प्रमुख कारण, वो है बांग्लादेश में बढ़ता चीनी प्रभाव। देखिए, दक्षिण एशिया में क्या है कि भारत जो बांग्लादेश के संबंध काफ़ी मधुर है। लेकिन बांग्लादेश में हाल के दिनों में देखा है तो बांग्लादेश में चीनी इन्वेस्टमेंट, चीन का जो प्रभुत्व है, जो प्रभाव है, लगातार बढ़ रहा है। जो वर्तमान अवामी लीग है, शेख हसीना की जो सरकार है, वो प्रो इंडियन गवर्नमेंट, प्रो इंडिया मानी जाती है, भारत की समर्थक मानी जाती है। लेकिन चूंकि इंटरनल रिलेशन में क्या होता है, नेशनल इंटरेस्ट काफ़ी प्रिवेल करता है। चीन के साथ भी उसके संबंध इसलिए जुड़ जाते हैं क्योंकि चीन से भी काफ़ी फ़ायदा बांग्लादेश को मिलता है। वहाँ पर इन्वेस्टमेंट, अगर चीन के साथ अच्छे संबंध होंगे, तो चाइना वहाँ इन्वेस्टमेंट लाएगा। वहाँ पर जैसे अभी बांग्लादेश की जो है बंगबंधु अ, सौर उपग्रह के निर्माण में चीन बांग्लादेश का सपोर्ट कर रहा है, तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। लगभग 45 ऊर्जा परियोजनाएँ ऐसे हैं जिसमें चाइना ने किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। तो बांग्लादेश के हिसाब से देखें तो चीन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है उनके प्रगति, प्रोग्रेस और आर्थिक अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखें। तो लगातार, और अभी चीन ने लॉन्च किया है बेल्ट एंड रोड रोड इनिशिएटिव। तो साउथ एशिया में देखें तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए, प्रगाढ़ बनाने के लिए बांग्लादेश महत्वपूर्ण स्तंभ हो जाता है। और बांग्लादेश BRI का सपोर्टर है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। तो इस लिहाज से देखें तो भारत और बांग्लादेश के संबंध काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। जब तक जैसे-जैसे बांग्लादेश चीन के साथ करीब होता जाएगा, भारत और बांग्लादेश के संबंध उतने-उतने खराब होते जाएँगे। अगला समस्या यही है। लास्ट प्रॉब्लम हो जाता है भारत और बांग्लादेश के संबंध के लिहाज से देखें, वो है सीमा विवाद, बाउंड्री डिस्प्यूट। भारत और बांग्लादेश के बीच, जैसे अभी बताया कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा है, काफ़ी एक तरह से बहुत ही ज़्यादा डिफाइंड नहीं है। कहीं-कहीं सीमा ऐसे हैं जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट नहीं है। जैसे मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, ये है आपका इंडिया, इधर है इंडिया और रोड के इस साइड है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच केवल एक रोड एक रोड का दोनों देशों के बीच सीमा डिफाइंड कर रहा है। अब ऐसी सीमा बहुत है। अब ऐसे बहुत सीमा है। लगभग 100 सीमा विवाद, 100 पॉइंट्स पे भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा को लेकर विवाद है। डिफाइंड नहीं है, बाउंड्री डिफाइंड नहीं है और स्पष्ट क्लैरिटी नहीं है। तो इसे लेकर उसको संशय या विवाद का मुद्दा बन जाता है। इसलिए भी सीमा विवाद भी भारत और बांग्लादेश के मधुर संबंधों के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और उसका एक प्रमुख कारण हो जाता है, प्रमुख चैलेंज हो जाता है, समस्याएँ हो जाता है। अब हमने समझ लिया कि भारत और बांग्लादेश के संबंध के बीच क्या-क्या इश्यूज़ हैं, क्या-क्या समस्याएँ हैं, चैलेंजेज़ हैं। तो हमने 5 पॉइंट डिस्कस कर लिए। अब हम 5 पॉइंट को कैसे, इन 5 पॉइंट समझने के बाद अब हम देखेंगे, कैसे हम दोनों देशों के बीच संबंध को सुधार सकते हैं। क्योंकि अगर समस्या आप बता दिए, तो एक प्रशासक होने के नाते आपसे ये अपेक्षा की जाती है, आप अगर विदेश मंत्री हुए, मंत्रालय में काम कर रहे होते, विदेश सेवा में काम कर रहे होते, तो आपका सुझाव क्या हो सकता था? क्या सुझाव, क्या सजेशन आप देते हैं, ताकि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बना सकें? ठीक है? हम सुझाव को देखेंगे एक करके। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि अगर भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध को सुधारना है, तो सबसे पहला पॉइंट जो सुझाव के हो सकते हैं, जॉइंट वर्क फोर्स का गठन किया जाए। जॉइंट वर्क फोर्स का गठन किस लिए, किस उद्देश्य से? तो अवैध व्यापार जैसे होता है, अभी हमने देखा ना कि दोनों देशों के बीच जो संबंध है उसके लिहाज से प्रमुख समस्या क्या है? नस्ली पदार्थों का अवैध तस्करी। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, जो जानवरों का जो एक तरह से अवैध तस्करी होता है, उसको रोकने के लिए सरकार क्या करे, एक तरह से दोनों सरकार मिलके जॉइंट वर्क फोर्स, संयुक्त कार्य बल, जॉइंट वर्क फोर्स का गठन करे।
जॉइंट वर्कफोर्स का गठन करें और ये जॉइंट वर्कफोर्स सीमा की लगातार निगरानी करे ताकि अवैध तस्करी को रोका जा सके, ताकि अवैध व्यापार को रोका जा सके। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर आप चाहते हैं बॉर्डर को लगातार अच्छे से मैनेज किया जाए, बॉर्डर इशू को लगातार ठीक से प्रबंधित किया जाए, तो आपका है स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग, स्मार्ट सीमा प्रबंधन। स्मार्ट सीमा प्रबंधन में क्या है कि बॉर्डर पर लगातार निगरानी के लिए आपको सीसीटीवी, बॉर्डर फेंसिंग, बॉर्डर फेंसिंग, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ाना होगा। कहीं कहीं आपको रोबोट का भी प्रयोग करना होगा ताकि आप लगातार सीमा का निर्धारण कर सके। ड्रोन का प्रयोग करना पड़ेगा ताकि सीमा की लगातार निगरानी कर सके। जैसे जैसे देखिए ये है आपका स्मार्ट फेंसिंग, बॉर्डर को फेंसिंग किया हुआ है और इस फेंसिंग के माध्यम माध्यम से हम सीमा को भारत इस तरफ से निगरानी कर रहा है और बांग्लादेश अपनी सीमा को उस तरह से निगरानी कर रहा है और अवैध व्यापार को, अवैध तस्करी को और अवैध आवाजाही को हम आसानी से रोक सकते हैं स्मार्ट फेंसिंग के माध्यम से। तो देख रहे हैं ये महत्वपूर्ण फेंसिंग किया हुआ है, ये इस तरह से लगाया गया है और इसको इस तरह से रॉड है, ऊपर से जो वायर है, वायर के जरिए से फेंसिंग को किया गया है ताकि इधर से हम किसी को, इधर से अगर अवैध तरीके से भागना चाहे तो बीच में ये दीवार खड़ी हो जाए, फेंसिंग आ जाए ताकि अवैध तरीके से आवाजाही ना हो सके, तो रोक सके। तो स्मार्ट सीमा प्रबंधन एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से देखें सुझाव के तौर पे। ठीक है। अगला सुझाव हो सकता है भारत और बांग्लादेश के संबंधों को बढ़ाने के लिए कि डिजिटल कनेक्टिविटी कॉरिडोर की स्थापना किया जाए। अब भारत में क्या है कि यहाँ पर डिजिटल, भारत में क्या है, इंटरनेट की स्पीड काफ़ी अच्छी हो गई, डिजिटल प्रौद्योगिकी को काफ़ी बढ़ावा मिला है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी प्रोग्रेस में है। तो भारत को चाहिए कि वो अपने अनुभव को बांग्लादेश के साथ साझा करे और बांग्लादेश में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी की स्पीड को कैसे बढ़ाए, वहाँ पर ई कॉमर्स को कैसे बढ़ाए, वहाँ पर जो अ, ऑनलाइन चीज़ें हैं, ऑनलाइन प्रौद्योगिकी है, उसका मार्केटिंग वहाँ पे बूम करे। इसलिए से दोनों देशों को मिल के डिजिटल टेक्नोलॉजी कॉरिडोर की स्थापना कर सकते हैं और व्यापार तकनीकी क्षेत्र में, डिजिटली क्षेत्र में, डिजिटल प्रोग्रेस में, डिजिटल रीजन में आपसी सहयोग और संबंधों को काफ़ी प्रगाढ़ बना सकते हैं। ये हो गया अगला पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अगला पॉइंट ये है कि अगर दोनों देश चाहता है कि संबंध सुधरे, संबंध में सुधार हो, तो दोनों देशों को प्रोएक्टिव तरीके से जो द्विपक्षीय मुद्दे हैं उनको हल करना होगा, विशिष्ट द्विपक्षीय मुद्दे को संबोधित करना होगा। और इस द्विपक्षीय मुद्दे में क्या है, सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि सीमा पार जो नदियां हैं उसको लेकर जो विवाद की इशू को समझाना होगा, उनको सहूलियत, उनको सॉल्व करना होगा जल्दी से जल्दी, एक सहमति का बिंदु निर्धारित करना होगा, समझौता करना होगा। दूसरा पॉइंट हो सकता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा का विवाद है उसको जल्दी से सुलझाना होगा, जल्दी से सहमति बनाना होगा किस तरह से हम उसको डील करें। तो द्विपक्षीय मुद्दे को तेजी से जितना जल्दी सुलझा लेगा उतना अच्छा संबंध दोनों देशों के बीच आगे बढ़ेगा, भविष्य की संभावना उतना ही प्रगाढ़ हो जाएगी। ठीक है। पांचवा पॉइंट हो जाता है कि अगर भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध सुधरे, इसके लिए जरूरी है कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधि काफी बढ़े, व्यापारिक सहयोग काफी बढ़े। दक्षिण एशिया में भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है और सबसे पहला कौन है, सबसे पहला चाइना है। और बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध काफी अच्छे रहे हैं, व्यापारिक सहयोग लगातार काफी प्रगाढ़ होता रहा है। तो अगर चाहता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध सुधरे, तो भारत और बांग्लादेश के बीच कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है, पार्टनरशिप है, उसको करना होगा ताकि हम संबंधों को सुधार सकें। तो ये है ये ईपी का मतलब हो गया कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अभी ये दोनों बातचीत के दौर पे है। भारत और बांग्लादेश लगातार इस मुद्दे पर सहमति बना रहा है कि किसी तरह से हम सीएपी पर समझौता कर लें, सहमति कर लें, ताकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के दिशा में आगे बढ़ सके और खुलकर व्यापार कर सके, व्यापारिक गतिविधि को आगे बढ़ावा दे सके। ठीक है, ये 5 पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट हो सकता है कि भारत अगर बांग्लादेश के साथ संबंधों को सुधारना चाह रहा है, तो चीन को जो वहाँ पर पड़ा, चीन का जो प्रभाव वहाँ बढ़ रहा है, चीन का जो प्रभुत्व वहाँ बढ़ रहा है, तो चीन को बैलेंस किया जाए। चीन को कैसे बैलेंस करेगा? तो चीन को बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि भारत और बांग्लादेश लगातार आपस में व्यापार की गतिविधियों को आगे बढ़ाए। जो पीपुल्स टू पीपल कॉन्टैक्ट है उसको लगातार प्रगाढ़ बनाए। टूरिज्म फैसिलिटीज़ को बढ़ावा दें, ताकि लगातार दोनों में जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको दूर करके भारत और बांग्लादेश आपसी संबंध और सहयोग को प्रगाढ़ बना सकें। ठीक है? और सबसे लास्ट पॉइंट है ट्रैक टू डिप्लोमेसी।
ट्रैक टू डिप्लोमेसी का सिंपल सा मतलब है कि जो बॉलीवुड के एक्टर वगैरह सब है, जो शिक्षाविद है, जो पर्यावरणविद है, जो वैज्ञानिक है, उनकी आवाजाही को, उनकी प्रोग्रेस को लगातार बढ़ावा दे सके, ताकि भारत और बांग्लादेश के साथ जो कल्चरली संबंध है, जो एक तरह से बैक टू डिप्लोमेसी जो होता है, जो सरकार से परे होता है, उस चीज़ को बढ़ावा देकर हम दोनों देशों के बीच जो इश्यूज़ है, कोर इश्यू है, उस पर सहमति बना सकते हैं, समझौता के बिंदु को बना सकते हैं। ताकि लगातार बातचीत करके हम दोनों के इश्यू है, दोनों के जो कंसर्न है, उसको समझ सकें। तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी का सिंपल सा फंडा होता है कि जो शिक्षाविद है, जो पढ़े-लिखे लोग हैं, जो बौद्धिक वर्ग है, के बीच आपसी संपर्क बने। आपसी संपर्क बनेगा तो आपसी कंसर्न को भी साझा कर सकते हैं। दोनों देशों के संबंध जो रियल इश्यू है, जो कोर इश्यूज़ हैं, उस पर एक स कॉमन ग्राउंड पे पहुँच कर हम आपसी संबंधों को काफ़ी प्रगाढ़ बना सकते हैं। ठीक है? तो इस परिचर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।